आप देख रहे हैं रोशन पाकिस्तान न्यूज। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शहजाद मलिक रोशन पाकिस्तान न्यूज़ के एक नए प्रोग्राम के साथ जिसका नाम है रोशन बलूचिस्तान। इस रोशन बलूचिस्तान प्रोग्राम में हम मुख्तलिफ शख्सियात से उनका इंटरव्यू करेंगे, उनसे पूछेंगे कि उन्होंने अब तक बलूचिस्तान के लिए क्या किया या बलूचिस्तान के आवाम को उनके मसाइल को कैसे हल किया जाता है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं शुमाइला इस्माइल साहबा, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी से इनका ताल्लुक है। इनसे पूछेंगे कि बलूचिस्तान के कैसे हालात हैं, पहले क्या हालात थे, आजकल हालात क्या चल रहे हैं, और बलूचिस्तान में कहीं पे अगर गवर्नमेंट से कोताहियां हुई हैं या सियासी जमातों से हुई हैं उसके हवाले से इनका मौक़िफ़ जानेंगे। आइए इनसे मिलते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। आप ये बताइए कि आज आप नेशनल पार्टी से हैं, आपका एक सियासत का बैकग्राउंड भी है आपका, क्या आप मुतमिन हैं अब तक की जो चीज़ें बलूचिस्तान में हो रही हैं, और बलूचिस्तान को किस चीज़ की ज़रूरत है इस टाइम? क्योंकि बलूचिस्तान को ये कहा जाता है कि यहाँ पे तो दहशत गर्दी हो रही है, यहाँ पे लसानियत है, यहाँ पे तअस्सुब है। इसके बारे में क्या कहेंगे आप प्लीज़? हाँ, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया यहाँ पर रोशन बलूचिस्तान में बात करने का। मेरा ख्वाब है, जिस तरह आपने ये नाम रखा है रोशन बलूचिस्तान, अल्लाह पाक आपके इस सोच को, आपकी ज़ुबान को मुबारक करे और हमारा बलूचिस्तान वाकई रोशन हो। और जो हम पे एक टेररिस्ट और इस तरह के जो धब्बे लगाए गए हैं, मैं ये कह, हम ऐसे हैं नहीं, यहाँ पर लगाए गए, थोपे गए, ये वाकई रोशन हो और ये हमसे मिटे। तो मैं बेशक जो जितना भी जहाँ पे जितना भी काम हुआ है उससे मुतमईन नहीं हूँ, लेकिन ना उम्मीद भी नहीं हूँ। बेहतरी है, हर अंधेरे के बाद सूरज उगता है तो रोशनी होती है। मुझे उम्मीद है कि हालात पॉजिटिविटी की तरफ जाएंगे, हालात हमारे भी ठीक होंगे। बलूचिस्तान के बच्चे जो आज इतने डिप्रेशन के शिकार हैं, या हमें वो जो बेसिक फैसिलिटीज हैं उसके लिए भी हमारा बच्चा तरस रहा है, उसके लिए एक माँ भी तरस रही है। वो इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं कि इंशाल्लाह हम सबकी मेहनत से हम वो चीज़ हासिल करेंगे और हमारा बलूचिस्तान तरक्की करेगा इंशाल्लाह। मुझे ये बताइए कि अभी तक हमने भी ये देखा, सफ़र किया बलूचिस्तान का, काफ़ी तरक्याती काम हो रहे हैं, तो सी पैक के हवाले से क्या बलूचिस्तान को फ़ायदा होगा? सर, सी पैक के हवाले से तो हमारे बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। जैसे आप अगर देखें, हमारे जो सरकायद हैं सर जामी, उन्होंने 6 नकात में भी वाज़ेह किए। हमें सी पैक में कॉर्नर किया जा रहा है, हमें अक़लियत में तब्दील करने की एक कोशिश की जा रही है। अगर सी पैक बन रहा है और वो बलूचिस्तान में है, गवादर में है, तो वहाँ पर ऐसे टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स होने चाहिए जो उस चीज़ से रिलेटेड हो। तो वहाँ पर हमारे बलूचिस्तान के बच्चे जाए, वो वहाँ पे वो हुनर हासिल करें, वो टेक्निकल एजुकेशन हासिल करें और फिर वहाँ पे सर्व करें। हम क्यों बाहर से बुलाएं? हमारे बलूचिस्तान में कोई दूध या शहद की नहरें नहीं बह रही हैं। हमारे बच्चों को सबसे पहले हमारे बच्चों को जरूरत है। अगर हमारे बच्चों को की डिमांड जो है वो फुलफिल होती है, उसके बाद आपको जरूरत पड़ती है बाहर से किसी को लेकर आते हैं, तो हमें एतराज नहीं है। लेकिन सबसे पहला हक हमारे बलूचिस्तान का है, हमारे बलूचिस्तानियों का है। आप मुझे ये बताइए कि बलूचिस्तान को सबसे ज़्यादा खास किस चीज़ की ज़रूरत है, जो आप गवर्नमेंट से भी कहेंगे या बाकी इंटरनेशनल मीडिया से भी यही कहेंगे, किस चीज़ वो ऐसा कौन सा पॉइंट है अगर वो चीज़ें हो जाए तो बलूचिस्तान में अमन अमान भी होगा और पाकिस्तान तरक्की करेगा? सर, अगर आप देखें कि 18 अमेंडमेंट के बाद खुद मुख्तार है सूबा, हमें वो खुद मुख्तियारी नहीं दी जा रही। अगर हम उस तरह खुद मुख्तार हों तो सब चीज़ें बहुत अच्छे से हो सकती हैं, क्योंकि जो यहाँ का रहने वाला बंदा है, जो लोकल बंदा है यहाँ का, उसको वो ज़्यादा बेहतर तरीके से जानता है, वो प्रॉब्लम्स को, वो रूट कॉजेज़ को जानता है कि कहाँ पर रूट कॉज क्या है, हम किस तरह उस चीज़ को सही कर सकते हैं। बाहर से अगर कोई आएगा तो उसको तो ज़्यादा इल्म नहीं होगा इस जगह का। तो हमें अगर हमारे अपने साइल वसाइल पे खुद इख्तियार होगा, हम खुद उसके मालिक होंगे, हमें पता होगा कि हमने किस तरह यूटिलाइज करना है, हमने किस तरह अपने सूबे पे लगाना है, हमने अपने यूथ पे कहाँ कहाँ काम करना है, हमने अपनी फीमेल्स को कहाँ एम्पावर करना है। हमारे यहाँ पे बच्चे कहत साली से मर रहे हैं, यहाँ पर अब MMR बहुत रेट ज़्यादा है। तो ये सारा कुछ आप देखें, बलूचिस्तान पहले ऐसा नहीं था। पहले बलूचिस्तान बहुत खुशहाल था। पहले हम पे ये जो एक अफगान वॉर के बाद जो हम पे चीज़ें मुसल्लत की गई, उससे हालात ख़राब हुए।
पहले बलूचिस्तान में कब ऐसे ब्लास्ट होते थे, कब ऐसा कुछ होता था? बहुत प्यार मोहब्बत से रहते थे। हमारे बहुत बड़े बड़े नाम आम बाजारों में बैठ के अपने यूथ को लेक्चर्स देते थे, उनको सब सिखाते थे, हिस्ट्री बताते थे बलूचिस्तान के बारे में। आप मुझे ये बताइए कि अफगानी महाजिरीन जो यहाँ पे आए उससे पाकिस्तान की यूथ पे, पाकिस्तान के सूबों पे और खास तौर पर बलूचिस्तान पे क्या फर्क पड़ा? देखिए सर, आपका एक मैं मिसाल दूंगी कि घर है, 2 कमरों का घर है, अगर उसमें आप बंदे 10 कमरों के बराबर लाके डाल देंगे तो उस घर का क्या हाल होगा? हमारे साथ सेम वही सिचुएशन है कि हमारे बलूचिस्तान, हमारा कोयटा एक हिल स्टेशन था और आज आप कोयटा के हालात देखें, सीवरेज का, हर चीज के यहाँ पे मसाइल है, हमारे हॉस्पिटल्स में बर्डन है, तो वो कैसे हमारा एक डॉक्टर सही से सर्व कर सकेगा? जो पर डे अगर 300 पेशेंट्स देख रहे हैं, 200 पेशेंट्स देख रहे हैं, अफगानिस्तान से लोग आते हैं, हम नहीं कहते कि मत आए, बिल्कुल आए, लेकिन हम ये कहते हैं कि हम पे जो मुसल्लत की गई, हम चाहते नहीं थी वो चीजें, वो हम पे मुसल्लत की गई हैं। अब हम ये कहते हैं कि हमने बहुत प्यार मोहब्बत से उनको रखा, हमने उनको जगह दी, क्योंकि उनके मुल्क में वोट चल रहा था। अब सब कुछ सेटल डाउन हो रहा है, तो वो इज्जत और पर्दे के साथ उनको भेज दिया जाए। आप ये समझती हैं कि मीडिया ने आज तक बलूचिस्तान को इग्नोर किया, आपके मसाइल को आगे तक नहीं पहुंचाया, इसके बारे में क्या कहेंगे? सर बिल्कुल, मीडिया से हमारा ये गिला हमेशा रहा है कि कहीं पर अगर कोई गधा भी किसी खड्डे में गिर जाता है तो उसको पूरी कवरेज दी जाती है, यहाँ तक कि जब वो गधा रेस्क्यू हो जाता है तब भी बताया जाता है कि जी अभी रेस्क्यू हो गया। यहाँ पे हालात इतने खराब हो जाते हैं हमारे कि कितने बंदों को एक साथ मारा जाता है, कितने लोगों की एक साथ इज्तिमाई मसकशुदा लाशें निकलती हैं, वो कहीं पर मीडिया में जाहिर नहीं होता, वो कहीं पर हमारे जो बेसिक इश्यूज हैं वो नहीं लाए जाते, उन पे आवाज नहीं उठाई जाती। आप क्या समझती, अमन की आशा के हवाले से एक निजी चैनल ने एक मुहिम चलाई थी, तो उस मुहिम का क्या बलूचिस्तान को फायदा हुआ? सर मुझे तो ये भी नहीं पता कि हमारे बलूचिस्तान में से कितने लोग उसमें गए, कितने लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया है। मुझे कहीं पर भी यहाँ कोयटा में रहते हुए, बलूचिस्तान का बाशिंदा होते हुए मैंने कहीं नहीं देखा। मुझे मेरे ख्याल से आप हमारे रैंडमली किसी से पूछ लें तो शायद 4 में से 1 को शायद ही पता हो, बाकियों को नहीं पता होगा कि हम क्या आशा किया। आप गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि बलूचिस्तान की तरक्याती कामों के हवाले से किस किस्म का सिस्टम होना चाहिए? सर मैं सिर्फ एक ही मैसेज है कि हमें ये तासुर दिया जाता है कि एज अ नेशनलिस्ट, एज अ बलूचिस्तान नेशनल पार्टी हमें शायद पंजाबियों से नफरत है, ऐसा नहीं है। मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मेरी रूह बसती है पंजाब में, तो हमें नफरत कैसे? हमें नफरत नहीं है, हमें वहां के लोगों से नफरत नहीं है, हमें पॉलिसीज से नफरत है। आप अपनी पॉलिसीज बदलें, उन पे नजरसानी करें। बलूचिस्तान के लिए जो आप लोग बैठते हैं, वो थिंक टैंक जो बैठते हैं, पॉलिसीज बनाते हैं, अपनी पॉलिसीज को प्लीज खुदा रहा रिव्यू करें। पॉलिसीज के हवाले से मैं ये क्वेश्चन करना चाहूंगा, इमरान खान साहब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की जो कैबिनेट है उसके हवाले से क्या तासुरात हैं? सर देखिए कि हमने 1 साल का उनको कहा था, जब उनसे बात हुई 6 नकात दिए कि उस पर कुछ अमल दरामद, अब तक कोई खातिर ख्वाह उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। तो आप इससे अंदाजा लगाएं कि वो कितने दिलचस्पी रखते हैं यहाँ के मसाइल को हल करने में, या वो उनकी दिलचस्पी क्या है हमारे बलूचिस्तान के हवाले से। आपने कहा कि सरदार साहब हैं, उन्होंने, सरदार मेंगल साहब, उन्होंने यूनिवर्सिटी के लिए कोई ज़मीन दी, लेकिन अभी तक गवर्नमेंट उसके ऊपर जो है उनका कोई काम नहीं चल रहा, वो इस पर करना नहीं चाहते, तो उसकी क्या वजह हो सकती है? सरदार अख्तर मेंगल ने वर्ड में यूनिवर्सिटी के लिए जमीन का ऐलान किया, इवन दो उन्होंने कैंसर हॉस्पिटल के लिए जमीन का ऐलान किया। वो लोग जो ये समझते हैं कि जो सरदार हैं, जो नवाब हैं, वो अपने अवाम के दुश्मन हैं, अपनी सरजमीन के दुश्मन हैं, वो सिर्फ अपने लिए बात करना चाह रहे हैं या अपने लिए कोई मुफाद की वजह से कुछ बोल रहे हैं, तो उनके पास इतना है कि वो सुकून से जाए, बैठे, आराम से खाएं। उनको क्या सरदर्द है कि यहाँ पर आके बैठे हैं, लोगों की बातें भी सुन रहे हैं और फिर बोल भी रहे हैं, लड़ भी रहे हैं, हर प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर किसके लिए आवाज उठा रहे हैं? हमारे लिए आवाज उठा रहे हैं, हम बलूचिस्तानियों के लिए आवाज उठा रहे हैं। आज वो जमीन देने को तैयार है कैंसर हॉस्पिटल के लिए, जो यहाँ पर बहुत बड़ा इशू है कैंसर का, और उसके बाद वो यूनिवर्सिटी के लिए दे रहे हैं। तो ना वो तालीम दुश्मन है, ना वो अवाम दुश्मन है, वो अवाम दोस्त हैं हमारे। इसी तरह आप देखें कि नवाबजादा हाजी लश्करी हैं, उन्होंने किताब दोस्त मुहिम चलाया हुआ है, वो डिफरेंट लाइब्रेरीज में बुक्स डोनेट करते हैं, बच्चों को डोनेट करते हैं। तो मुझे समझ नहीं आता वो कौन से नवाब, वो कौन से सरदार है जिनके बारे में लोग इस तरह नेगेटिविटी फैलाते हैं या बात करते हैं। तो आपके कहने का मकसद सरदार जो है वो बलूचिस्तान की तरक्की चाहते हैं, लेकिन शायद कोई एक ऐसा सिस्टम है कि जो पाकिस्तान के सूबों को तरक्की नहीं देना चाहता। क्या समझ इस बारे में?
سر بالکل، یہ تو ہے کہ ہمیں سسٹم ہمارا ایسا ہے کہ ہمیں دیوار سے لگایا جا رہا ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم ترقی نہ کریں، ہم اپنے حق پہ نہ بات کریں، ہم نہ بولیں. دیکھیں یہ ایک ہیومن نیچر ہے. اگر ایک بچے سے بھی اگر آپ اس کے فیڈر جو وہ پی رہا ہے، آپ اس کے فیڈر کھینچ کے دیکھیں، وہ ریزسٹ کرے گا. آپ جتنی زور سے کھینچیں گے وہ اتنی زور سے ریزسٹ کرے گا. یہ ہماری سرزمین ہے. یہاں پر اگر کوئی ناپاک عزائم کے ساتھ آئے گا یا ہمارے کوئی چیز کو لینے کی کوشش کرے گا تو ہم تو ریزسٹ کریں گے نا. وہ چیز تو ایک ہیومن نیچر ہے، وہ تو ہم ریزسٹ کریں گے. ہم اپنی چیز کے لیے کیسے ریزسٹ نہ کریں. آپ نے ہمیں بتایا کہ آپ کے خاوند نے، آپ کے ہسبینڈ نے آپ کی بڑی ہیلپ کی آپ کو بنانے میں، آپ کو یہاں تک پہنچانے میں. آپ کی کیونکہ شادی ارلی ہو گئی تھی، تو انہوں نے جو کچھ کردار ادا کیا، کیا معاشرے میں ایک مرد کا کردار ایسا ہونا چاہیے؟ کیا کہیں گے؟ میں کہتی ہوں کہ میں ہمیشہ یہ دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک میری بہنوں کو ہمیشہ اسماعیل جیسا شوہر دے. کیونکہ میں کہتی ہوں میرا بیک بون ہے. جیسے اسپینل کارڈ کے بغیر انسان ختم ہو جاتا ہے، میرا وہ اسپینل کارڈ جو ہے نا میرے ہسبینڈ ہے. کیونکہ میٹرک کے بعد میری شادی ہو گئی تھی. ان کی فیملی میں پڑھائی کا اتنا نہیں تھا، پڑھائی کا اتنا رجحان نہیں تھا کہ بچیوں کو پڑھانا ہے، آگے بڑھانا ہے. وہ اپنی فیملی کے اگینسٹ گئے. انہوں نے مجھے پڑھایا. مجھے آج بھی یاد ہے کہ بہت سارے اعتراضات ہوئے اور ان کا جواب یہ تھا کہ میری بیوی ہے، میرا کام ہے، میری مرضی ہے، آپ لوگ اپنی بیوی اور اپنے گھر سے تعلق رکھیں. اور وہ مجھے خود کالج لے کر جاتے تھے، خود پک اینڈ ڈراپ دیتے تھے کہ نہیں تم پڑھو. میں نے ICS کیا شادی کے بعد، پھر میں نے BBA کیا فیشن اینڈ ٹیکسٹائل ڈیزائننگ میں. اور وہاں پر بھی وہ خود، میں حالانکہ مجھے ڈر لگ رہا تھا، میں نے ان کو کہا بھی کہ کو ایجوکیشن ہے کیسے پڑھوں گی. میں نے پنجاب سے پڑھا. وہ آئے، انہوں نے دیکھا ماحول سارا کچھ اور مجھے کہا کہ نہیں مجھے تم پہ یقین ہے کہ تم کیسی ہو. میں اوروں کا گارنٹی نہیں لیتا، مجھے اوروں سے کوئی کام نہیں، مجھے تم سے کام ہے. تو ایک خوف، ایک ڈر میرے دل میں بھی بیٹھ گیا کہ نہیں ان کا اعتبار نہ خراب ہو. ان کا ٹرسٹ، ہر رشتے میں ٹرسٹ کا ہونا بہت ضروری ہے، چاہے وہ بہن بھائی کا ہے، چاہے دو دوستوں کا ہے، چاہے میاں بیوی کا. اور میاں بیوی کا رشتہ تو ایسا ہے کہ جس میں ٹرسٹ فیکٹر بہت زیادہ ہونا ضروری ہے. اب میں فخر سے بولتی ہوں کہ میں اپنے شوہر سے اگر ایک قدم پیچھے رہ کے چلوں نا تو مجھے فخر ہے. کیونکہ اسلام نے تو ہمیں مرد سے زیادہ ترجیح دی ہے. ایک عورت کو اس کے حقوق ایک مرد سے زیادہ دیے. تو ہم کیوں برابری کی بات کرتے ہیں؟ مطلب ہم اپنے آپ کو پیچھے کر رہے ہیں. ہم اگر برابری کی بات کرتے ہیں تو ہم خود کو پیچھے کر رہے ہیں. اسی حوالے سے یہ بتائیے کہ آپ اسلام آباد میں بڑے مظاہرے ہوئے خواتین میں، اور تھوڑی دیر پہلے میری آپ سے اس کے بعد بات بھی ہوئی. ان خواتین کو کیا میسج دیں گی، اور معاشرے کے مردوں کو کیا اسماعیل جیسے مردوں کی ضرورت ہے، اس کے اوپر کیا کہیں؟ بالکل میں کہتی ہوں کہ معاشرے کو بالکل، اگر کوئی بھی عورت کامیاب ہوتی ہے تو اس کے پیچھے ضرور ایک مرد کا ہاتھ ہے. چاہے وہ مرد باقی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، وہ مرد ایک بھائی کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، وہ مرد ایک شوہر کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے. میری زندگی میں وہ مرد میرے شوہر کی صورت میں ہے. تو اس طرح مختلف اس میں ضروری نہیں ہوتا کہ ہر جگہ مرد ہی غلط ہو. بہت سی جگہوں پہ مرد بھی مظلوم ہوتے ہیں. تو اگر اس طرح کا کوئی مارچ ہو تو میں کہتی ہوں سارے مظلوم مرد بھی اکٹھے ہو جائے، مرد مارچ نکال لیں تو وہ پھر بہت زیادہ پھر وہ برابری کا لیول آ جائے گا نا. تھینک یو ویری مچ شمائلہ، آپ نے ٹائم دیا. اور ہم نے ناظرین بلوچستان کی اس بیٹی سے بات کی. اس بیٹی نے بلوچستان کے مسائل کے حوالے سے بتایا، بلوچستان کو کس چیز کی ضرورت ہے وہ بھی بتایا، آپ نے سنا. اب تک کے لیے اجازت دیجیے، میں کسی اور اہم شخصیت کے ساتھ بلوچستان کی وہ ٹیلنٹ کو سامنے آپ کے لے کے آئیں گے تاکہ پتہ چل سکے دنیا کو، انٹرنیشنل دنیا کو پتہ چل سکے، پاکستان کے میڈیا کو پتہ چل سکے. آپ نے سن لیا کہ کس طریقے سے بلوچستان کی اس بیٹی کو میڈیا سے گلا شکوا ہے. شہزاد ملک، روشن پاکستان.